अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आप जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो उस पर बहुत सारी बातें हो गई और जो लास्ट हमारा लेक्चर था आपको याद होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी। बात आई समझ, उस पर थोड़ी सी बात हुई भी थी। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा सा पहले है, उसके बाद एक और टॉपिक आएगा। तो इस टॉपिक को हम करेंगे अभी। इट इज़ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। 2 मिनट का मामला है, तो आप इसको ज़रा देखिए गौर से। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको हम बोलते हैं? सीडो। आप जानते हैं सीडो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉलोज के लिए हम करते हैं। बात आई समझ। देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका रेटला पहले बनाएंगे। आपको आता भी है रेटला बनाना, कोई टेंशन नहीं है। तो रेटला इसका बनेगा रेट इज इक्वल टू के ए और बी। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम बोलेंगे प्रैक्टिकली, अगर देखिए प्रैक्टिकली इस ए के ऊपर 1 है और इस बी के ऊपर भी 1 है। तो प्रैक्टिकली दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ए के हिसाब से 1 है, बी के हिसाब से 1 है, तो 1 + 1 = 2, यानी इसका ऑर्डर बनेगा 2। बात आई समझ। तो प्रैक्टिकली इसका जो रेट ला हमने बना लिया, उसके हिसाब से दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बात आई समझ। अगर हम ऐसा करेंगे, जो ये बी है, अब गौर से मेरी बात सुने, मैं फिर यही लूंगा, यही बी, ए + बी। इस बी को मैं ऐसे करूंगा ऊपर, गिव्स प्रोडक्ट्स। सर ये क्या कर दिया आपने? इसका ऊपर जो आपने लगा दिया ये स्टार, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक्सेस। इसका मतलब है एक्सेस। तो गौर से मेरी बात आप सुनिए, यानी कि जो बी है, जो बी आपके पास है, इसकी कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा दिया। इसकी कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा दिया। तो पहले ए की कंसंट्रेशन कुछ थी, बी की थी, तो रेटला आपके सामने है। लेकिन अब आपने ऐसा किया कि इसी रिएक्शन में आपने बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। गौर से मेरी बात सुनिए। आप जानते हैं हमारे पास लॉ ये था, रेट इज डायरेक्ट टू कंसंट्रेशन। ये तो लॉ था हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ रेट, यानी कि जितनी बढ़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो उसके हिसाब से रेट बढ़ेगी। बात आई समझ। अब कॉमन सेंस की बात है, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास होते हैं रिएक्टेंट्स, आप जानते हैं, तो विद टाइम उनकी क्या होती है? कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है। बिकॉज इन रिएक्शन विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज। लेकिन जब भी हम रेटला बनाते हैं तो वी टेक द रिएक्टेंट्स, तो इसका मतलब विद टाइम इनकी जो होती है कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगी। बात आई समझ। अब मसला ये है, ज्यादा अच्छी बात आप समझ लें यहाँ पर। तो आपने क्या लिया? रेट इज डायरेक्ट टू कंसंट्रेशन। बेसिकली ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पर रहेगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप ऐसे समझ ले कि मसला एक्चुअली होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज 5 मिनट के लिए मेरे पास ए है, सपोज ए पहले 10 है, तो फिर टाइम ये जाएगा 10 से 2, तो क्या चेंज आ गई? 10 to 2। दिस इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो याद रख लीजिए, जब ये कंसंट्रेशन चेंज ज्यादा होगी, when there is more change of concentration, there is more effect on the rate. There is more effect on the rate. अगर चेंज हो गई लेस, कैसे? ये पहले 10 था, अब ये चला गया 9, तो चेंज तो बहुत ही कम है, वो तो 1 है। अब आप समझ गए, उस वक्त जो मतलब रेट पर असर होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। ऐसे आपको जहन में रखना है कि बेसिकली चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जब होती है ना किसी की, ए की या बी की, मोर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसका रेट पर भी इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग है। व्हेन देयर इज मोर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, देयर इज मोर इफेक्ट ऑन द रेट। अब यही मामला आप जहन में लेके चलिए कि अगर आपके पास ए और बी है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की चेंज होती है कंसंट्रेशन, दोनों डिक्रीज होती है टाइम के साथ। अगर ये डिक्रीज ज्यादा है, यानी कि चेंज इज मोर, तो रेट पर उसका असर भी उसी के हिसाब से हो जाएगा। और अगर ये चेंज कम है तो रेट पर उसका असर भी उसके हिसाब से कम होगा।
ये आपको जहन में रखना है। आप समझ लें ऐसी बात, मैं आपको बात बोलता हूँ, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने ए पहले कुछ था, बी था कुछ, अब आपने बी को एक्सेस कर दिया। अब समझ ले मेरी बात, पहले ए वाज 10, सपोज बी वाज 10, तो चलो ए गया 10 से 2, तो ठीक हो गई ए की कंसंट्रेशन चेंज, 10 से 2 हो गई, अच्छी खासी चेंज हो गई। 8, 10 - 2 = 8, तो रेट पर इसका अच्छा खासा असर होगा और रेट को डिसाइड करेगा ए। पहले बी भी 10 था, चलो बी भी कहाँ जा रहा था, चलो वो भी 2 के पास जा रहा था, इसकी भी ठीक ठाक चेंज हो रही थी कंसंट्रेशन की, और ऑब्वियसली रेट पर इसका असर भी ठीक ठाक था। गौर से सुनो मेरी बात, अब आपने अगर यहां से कर दिया, अगर आपने इसको ले लिया 100, इसको ले लिया 100, अब कॉमन सेंस की बात है, जब आप देखिए ए चेंज हो रहा है 10 से लेकर 2, तो अच्छी खासी, अब ये जो 100 है, अब इस बी को तो ए के साथ रिएक्ट करना है, तभी तो बनेगा प्रोडक्ट, मगर अब बी तो बहुत ज्यादा है, बी तो बहुत ज्यादा है। अब कितना बी इस ए के लिए चाहिए, चलो इस 100 में से निकलेगा 10 और इस ए के साथ चला गया, बच गया कितना, 90। इसका मतलब जो बी की चेंज आ गई, कंसंट्रेशन की चेंज, वो चेंज बहुत कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं चेंज क्यों कम हो गई, क्योंकि बी का तो बस 10 ही फीसद चला गया ए के पास, तो बी कम ही डिक्रीज हो गया, ये ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो गया। लेकिन चूंकि ए पहले ही कम था, तो अगर उसका थोड़ा सा भी डिक्रीज हो गया, वो डिक्रीज बहुत ज़्यादा है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, समझाता हूँ मैं गौर से, तो वो गोबर यही तो बुझ मीन का ए गड़े कम, अगर अत के थोड़ा कम गो, ये नून ये जाहिर हो जाएगा, नहीं 10 का ये यहाँ पर 2 बन गया, तो चेंज जो है ना, चेंज आपको लगेगी ज़्यादा आ गई, क्योंकि 10 का 2 ही बन रहा था, 8 चले गए, तो यहाँ कमी वाक़ा होगी कि 8 खत्म हो गए। अब यहाँ 100 में से 10 चला गया, तो 90 तो वही है, तो ये चेंज जाहिर नहीं होगी। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। सपोज 5 मिनट के लिए मेरे पास सपोज एक सिंटेक्स की टंकी है, सिंटेक्स की टंकी जिसमें पानी है, और सपोज मेरे पास एक पॉन्ड है, तालाब, यहां से भी मैं एक बाल्टी उठाऊं, बकेट ऑफ वाटर, तो फर्क पड़ेगा सिंटेक्स टंकी को, फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक बकेट से लगेगा थोड़ी सी लेवल उसकी कम हो गई। लेकिन पॉन्ड में एक बकेट को आप उठा लें, क्या फर्क पड़ेगा पॉन्ड को? आई डोंट थिंक उतना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो यहां पर चेंज आपको बिल्कुल नजर आएगी, और यहां पर चेंज आपको बहुत ही कम, यानी कि 0 के बराबर नजर आएगी। तो यहां चेंज हो रही है, यहां चेंज नहीं हो रही। बात आई समझ? या ऐसे आप समझ लो किसी के पास 100 रुपया है, मतलब इन हम बोलेंगे चिल्लर में 10 करके फुटवोट का शिरपट, और 90 रुपये चुरा लिए गए, तो उसको लगेगा यार खत्म हो गया, मेरे पास तो 100 ही था, अब मेरे पास 90, उसको लगेगा, वो चलाएगा बेचारा। और किसी के पास 1 लाख रुपया है, उसका 100 रुपया चोरी हो गया, तो कौन सा फर्क पड़ता है? बात आई समझ? तो ये आपको सुनना है ऐसे, तो चेंज पर आपको ध्यान देना है। सर यहाँ चेंज तो लगेगी, यहाँ चेंज तो आएगी, यहाँ चेंज लगेगी नहीं। इसका मतलब अगर ए चला गया 10 से लेकर 2, दिस इज विजिबल चेंज, और इस चेंज का असर रेट पर आएगा। लेकिन जहाँ कोई चीज़ 100 है और वो चेंज हो रही है 100 से लेकर, वो इसका 10 चेंज हो गया और ये 90 हो गया, तो अभी तो इस 100 से 10 हो गया, 100 से ये चेंज हो गया और 100 से बन गए 90, तो 10 हो गया चेंज, तो चेंज उतनी ज़्यादा नहीं है। और चूंकि चेंज ही कम है, इसलिए रेट पर भी इसका असर कम आएगा। ये जहन में आपको रखना है। इसलिए दुनिया में जो चीज़ आप देखिए जो लेस अमाउंट में होगी, मतलब गोल्ड, उसका भाव बहुत ज़्यादा है, और गोल्ड की चेन आपसे खो जाएगी तो आप चलाएंगे, क्योंकि गोल्ड कम है दुनिया में, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर उसके बरकस आप लेंगे आयरन, तो आयरन तो बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आयरन की चेन खो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना रोएंगे, और गोल्ड की चेन खोएगी तो आप कितना रोएंगे। बात आई समझ? इस तरह से आपको ये बात समझनी है। तो बेसिकली ध्यान देना है चेंज पर, जिसमें चेंज ज़्यादा दिखेगी उसका असर रेट पर आएगा, जिसमें चेंज कम दिखेगी उसका असर रेट पर उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जो फिल्म देखी होगी आपने 3 इडियट्स, जब वायरस नसीहत करता है अपने स्टूडेंट्स को, दोनों को, और उनको बोलता है कि जो मतलब फुनसुक वांगड़ू है उसके बाप की सैलरी इतनी है। बात आई समझ?
इतनी सैलरी है, तो चलो 2 जीरो काट दो उसकी सैलरी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो फादर्स है उनकी सैलरी इतनी है आपके, और यहाँ से 2 जीरो कटेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ आपके बाप की सैलरी 1000 है तो 2 जीरो कटेंगे तो फ़र्क बहुत पड़ेगा। तो यहाँ फ़र्क बहुत पड़ेगा, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ सैलरी पहले से ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि इट मैटर्स अ लॉट। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको समझना होगा चेंज कहाँ ज़्यादा हो रही है, चेंज कहाँ कम हो रही है। जहाँ चेंज ज़्यादा होगी वहाँ रेट पर असर भी ज़्यादा होगा, जहाँ चेंज कम होगी वहाँ रेट पर असर कम आएगा। अब आप देखिए, पहले ए भी आपके पास था, बी भी आपके पास था, ए भी आपके पास था और बी भी आपके पास था। तो इनकी कंसंट्रेशन दोनों की चेंज हो रही है, और दोनों का असर किस में दिखा, रेट में। लेकिन अब आपने बी को एक्सेस कर दिया, अब इसका मतलब कि बी का आपने बढ़ा दिया अमाउंट, इसका मतलब अब इसकी जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ये ऐसे होगा जैसे मतलब रेट पर इसका असर दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन उतनी चेंज नहीं होती। देयर मस्ट बी अ गुड अप्रिशिएबल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसी का असर तो रेट पर आएगा, उसी का असर तो रेट पर आएगा। बात आई समझ। लेकिन जब आपने बी को एक्सेस कर दिया तो इसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विल बी स्मॉल, और देयर विल नॉट बी एनी अप्रिशिएबल चेंज अगर आप बी की कंसंट्रेशन चेंज होगी। सिर्फ दिखेगा रेट पर किसका असर, ए का, तो इसका रेट लाभ ऐसे बनेगा, रेट इज इक्वल टू के, सिर्फ दिखेगा ए, और बी बनेगा रेज पावर 0, यानी कि बी का होना ना होना एक ही बात है। बात आई समझ। तो पहले इसका ऑर्डर क्या था, 1 + 1 2, अब इसका ऑर्डर बनेगा सिर्फ 1। इसका मतलब अगर किसी चीज को भी तुम रिएक्शन में एक्सेस में ले जाओगे तो उस चीज की जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो कम होगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा है, वो कम होगी। और जब इसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट पर इसका असर दिखना बंद हो जाएगा। बात आई समझ। किसी के पास करोड़ रुपए है और अगर उसके 1000 चोरी भी हो गए तो बिल्कुल नो चेंज, बिल्कुल ही विल बी सेफ एंड साउंड, ही विल बी हैप्पी। लेकिन किसी के पास अगर 1000 रुपये होगा और उसमें 500 की चोरी हो गई तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बात आई समझ। तो इस तरह से ये हायर ऑर्डर से ये रिएक्शन आ गई टू लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर। पहले ऑर्डर 2 था, अब ऑर्डर 1 है। तो ऐसी रिएक्शन उसको हम बोलते हैं जिनमें तुम एक रिएक्टेंट को लेते हो इन हाई अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट, सो दैट its change of concentration is very small and it has a negligible effect on the rate of reaction. So such reactions they move from higher orders to lower orders and they are called as pseudo first orders. कुछ बुक्स में इवन ये भी लिखा है pseudo unimolecular, लेकिन वो नाम ठीक नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी फिर भी 2 है, यहाँ पर B है, भले ही इसका असर रेट पर नहीं है लेकिन ये है, तो ये बाइमॉलिक्यूलर है, लेकिन बेसिकली ऑर्डर के हिसाब से इसका रोल 0 है। तो इसलिए ये बनेगी सीडो यूनिमॉलिक्यूलर, ये बनेगी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास है, आप जरा देखिए। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये रही इसकी पहली एग्जांपल CH3COO C2H5, दिस इज एस्टर, और इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस और आपको मिलेगा CH3, आपको मिलेगा CH3COH प्लस आपको मिलेगा C2H5OH, आपको एसिड और अल्कोहल मिलेगा। और अगर ये पानी आप लेंगे इन एक्सेस, इसका मतलब इस पानी की चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी और रेट पर उसका असर दिखना कम हो जाएगा। तो रेट जब आप निकालेंगे रेट ला, तो इसको हम बोलते हैं रेट ला ऐसे CH3COO C2H5। तो यहाँ पर अगर आप रेट ला देखेंगे सिर्फ इसके चेंज से रेट में चेंज आएगी और वाटर का यहाँ पर जो रोल होगा वो बनेगा मीनिंगलेस। तो ये बनेगी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी इसकी एक एग्जांपल है, ये रहा आपका शुगर C12H22O11 और इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, इसकी हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और वैसे वो भी आप जानते हैं कि H+ को भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, तो आपको मिलेगा C6H12O6, ये तो ग्लूकोज हो गया, और आपको मिलेगा C6H12O6 और ये फ्रक्टोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वाटर को भी हम साथ में लेंगे। लेकिन जब वाटर यहाँ पर बनेगा एक्सेस, तो जब इसकी रेट निकालेंगे आप रेट ला, उसमें सिर्फ आपको दिखेगा C12
H22O11। अगर वाटर बनाएंगे भी आप तो उसको रेंज पावर 0 करना होगा। तो एक अगर ये सेकंड ऑर्डर होती है इसके हिसाब से तो ये आ गई फ्रॉम सेकंड ऑर्डर टू फर्स्ट ऑर्डर, तो तभी इसका नाम आएगा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिएक्शन जो होती है उनमें अगर एक स्पेशी का अमाउंट बढ़ाएंगे आप ताकि उसकी जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो अप्रिशिएबली कम हो, तो उसका रेट पर भी असर दिखना कम हो जाएगा और ये रिएक्शन मूव करेगी फ्रॉम हायर ऑर्डर्स टू लोअर ऑर्डर्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर्स। ये बेहतर नाम है, कुछ में सीडो यूनिमॉलिक्यूलर भी है, वो नाम सही नहीं है। और एग्जांपल इसकी आप कर सकते हैं, इट इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इट इज़ हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ये आप कर सकते हैं। तो इनमें वाटर का अमाउंट चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए वाटर की चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और रेट पर उसका असर दिखना कम होता है, इसलिए सिर्फ रेट को असर करेगा, यहाँ पर शुगर करेगा और यहाँ पर एस्टर करेगा। दे मूव फ्रॉम हायर ऑर्डर्स टू लोअर ऑर्डर्स, दे आर कॉल्ड एज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, चले अब ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ हम रुख करेंगे। तो आई विश कि ऑल ऑफ यू अच्छी तरह से नज़र रखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कोलिजन थ्योरी। गौर से मेरी बात सुने, बहुत अहम मसला है ये, क्योंकि इस कोलिजन थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी और बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आपके सामने आएगी और काइनेटिक्स का एक बहुत अच्छा खासा पार्ट क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, मैं भी अपनी स्पीड कम कर रहा हूँ, आप भी बात सुने अच्छी तरह से कि व्हाट इज़ कोलिजन थ्योरी और इस थ्योरी को पढ़ के कौन कौन से जो इश्काल हमारे जहन में है, कन्फ्यूजन्स, वो दूर हो जाएंगे और कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होगी और कौन कौन सी नई बातें सामने आएगी। तो देख लीजिए, गौर से मेरी बात सुने, ये बहुत ही अहम मतलब थ्योरी है और इस थ्योरी को मैं स्टार्ट करूंगा इसके पोस्टुलेट्स से। तो आप लिखेंगे अपने रफ पर इसके पोस्टुलेट्स। आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप नोट करें, नोट में तो आएगा ही लेकिन यहाँ पे पर भी आप नोट करें ताकि आप क्लास की वो मतलब क्लास का माहौल आपके सामने हो। और इसके पोस्टुलेट ऐसे हैं। तो पहली बात मैं आपको बोलूँगा, ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट पिछले लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू, ये थ्योरी बोलती है अगर तुम्हें बनाना है प्रोडक्ट और वो आएगा फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ठीक है, कहाँ से आएगा फ्रॉम, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट की स्पीशीज को आपस में कोलाइड करना होगा ऐसे AB, तब बनेगा C। देयर मस्ट बी अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो पहला पोस्टुलेट है देयर मस्ट बी अ कोलिजन, देयर मस्ट बी अ कोलिजन किन में, बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये खास बात है, देयर मस्ट बी अ कोलिजन। जब कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा इस थ्योरी के हिसाब से। दूसरी बात, अब अगर मैं एक सैंपल लूंगा, एक गैशियस सैंपल में लूंगा, यहाँ गौर से बात सुने, एक गैशियस सैंपल में लूंगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। दूसरा पॉइंट, अब इस मॉलिक्यूल, इस सैंपल में आप जानते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं। गौर से मेरी बात सुनो, अगर मैं एक मॉलिक्यूल को चूज करूंगा, एक मॉलिक्यूल को मैं चूज करूंगा, ये एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर मैं लूंगा पर यूनिट वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम का मैं एलिमेंट लूंगा, इस यूनिट वॉल्यूम के एलिमेंट में ये एक मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा विद अदर मॉलिक्यूल्स। बात आई समझ, इसको हम बोलते हैं कोलिजन नंबर। तो ये भी आप याद रखेंगे, तो दूसरी टर्म आएगी कोलिजन नंबर। तो आप लिखेंगे इसको ऐसे, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स suffered by one molecule, suffered by one molecule, suffered by one molecule पर यूनिट वॉल्यूम। जो यूनिट वॉल्यूम आप लेंगे, ऐसे हम देखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, एक सेकंड में इस यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे कोलिजन होंगे इस मॉलिक्यूल के साथ, एक ही मॉलिक्यूल को लेना है, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन नंबर।
ये आप जहन में बात रख लो, ये पहली बात हो गई और ये दूसरी बात हो गई। तो अकिस मालिक्यूलस कत्या कोलिजन गसन अकिस सेकंडस अकिस यूनिट वॉल्यूमस मज तथ वन कोलिजन नंबर। तीसरी बात आप याद करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको हम दिखाते हैं Z से। अब देखिए, अब तो आपने एक ही मालिक्यूल की बात की, अगर हम सारे मालिक्यूल्स की बात करेंगे कि सारे मालिक्यूल्स को कितने कोलिजन होंगे एक सेकंड में। अब इस पूरे चैम्बर में आप देखिए सारे मालिक्यूल्स को कितने कोलिजन होंगे एक सेकंड में, तो उसका नाम आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विच all molecules suffer, total number of collisions all molecules suffer per second, पर सेकंड। तो पर सेकंड में या साथ में करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम भी हम लिख सकते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में सारे मॉलिक्यूल्स को कितने सारे कोलिजन्स होंगे एक सेकंड में, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पहले एक मॉलिक्यूल को कितने कोलिजन होंगे, फिर दूसरे केस में सारों को कितने कोलिजन होंगे, इट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसी जड़ से हमारा काम है, क्योंकि हमें पूरे मॉलिक्यूल को लेना है अंडर कंसिडरेशन। चले देखते हैं ये जड़ किसके बराबर है। मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, ये कोलाइड कर गए आपस में, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ठीक है। क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ना तो वो नजदीक आएंगे, टच करेंगे। जब टच करते वक्त जो इनके सेंटर्स के बीच में फासला होगा, इस फासले को बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, और इसको दिखाते हैं सिग्मा से। और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो एक खास एरिया वो टच होता है इनके बीच में, दिस एरिया इज कॉल्ड कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन क्रॉस सेक्शन। बात आई समझ। तो इस मॉलिक्यूल का मास जो ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, इसका मास आएगा Ma, मॉलिक्यूलर मास, इसका मास आएगा Mb, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपके सामने एक पिक्चर मैंने आपको बना के दे दी। जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, तो उस वक्त क्या मामला आपके सामने आएगा। तो देखते हैं ये Z किसके बराबर है। Z is the collision frequency, total number of collisions which all molecules suffer for its volume per second, it is called a collision frequency। तो ये बराबर है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 8 पाई RT, 8 पाई RT, और यहाँ पर आएगा Ma प्लस Mb डिवाइड बाई MaMb, ठीक है, डिवाइड बाई MaMb, और यहाँ पर आएगा 1/2, वो तो आएगा ही। वैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा सा लंबी चौड़ी इक्वेशन है। Z इज इक्वल टू 8 पाई RT Ma प्लस Mb डिवाइड बाई MaMb, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा सिग्मा स्क्वायर AB, यहाँ पर आएगा सिग्मा स्क्वायर AB, और यहाँ पर आएगा NaNb, यहाँ पर आएगा लास्ट में सब का रूट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब सारा मामला आपके पास है। दिस Z is called as the collision frequency, total number of collisions which every molecule suffer per unit volume per second। कईता गसन collision अकिस यूनिट वॉल्यूम्स में अकिस सेकंड्स, दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या क्या मामला है, 8 आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं, R इज गैस कांस्टेंट, इट इज इजी, T इज टेम्परेचर, MaMb इज मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर इन दोनों को करना है, सिग्मा मैंने आपको बोल दिया, इट इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर, उसका स्क्वायर है यहाँ पर। अब दिस NaNb, इस पर ध्यान दे दो, दिस NaNb में यहाँ लिखा, इट इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। एक तो आपने डेंसिटी सुनी होगी मास में वॉल्यूम, एक दूसरी होती है नंबर डेंसिटी। इसका मतलब है Na का मतलब है नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने नंबर हैं यूनिट वॉल्यूम में। एक तो मास कितना है वॉल्यूम में, वो तो होगी डेंसिटी, लेकिन ये नंबर ऑफ A मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, और Nb का मामला होता है नंबर ऑफ B मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो ये बन गई आपकी फार्मूला। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने सारे कोलिजन्स आपको मिलेंगे यूनिट वॉल्यूम में,
1 सेकंड में तकरीबन ये बनता है 10⁻23 कोलिजन्स, 10⁻23 कोलिजन्स। तो गौर से मेरी बात सुनिए, 10⁻23 कोलिजन होते हैं किस में? इस चैम्बर में। जो मैंने आपको चैम्बर दिखाया, अगर इसका यूनिट वॉल्यूम में चूज कर लूँ इस चैम्बर का यूनिट वॉल्यूम, तो उसमें जो मालिक्यूल्स की का कोलिजन होगा 10 मतलब 1 सेकंड में इस यूनिट वॉल्यूम में सारे मालिक्यूल्स का, तो वो 10⁻23 है। अब थोड़ा सा आप दिमाग से काम लेंगे, थोड़ा सोचेंगे इस पर। अगर इतने सारे कोलिजन्स होंगे 1 सेकंड में, और तुम बोलते हो कि प्रोडक्ट बनने के लिए कोलिजन्स का होना ज़रूरी है, कोलिजन होगा प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर इतने सारे होंगे कोलिजन, तो ये कोलिजन जो का नंबर जो है ना, इट इज़ एनॉर्मस। इसका मतलब इतने सारे अगर कोलिजन्स होंगे तो फिर तो रिएक्टेंट्स को डालने की देर है, तो वो ऐसे रिएक्शन कंप्लीट होगी, बिकॉज दिस नंबर इज ए ह्यूज नंबर। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब जो मेरी रिएक्शन है, अगर इसमें इतने सारे कोलिजन्स होते हैं तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, ये तो ऐसे ही होगी कंप्लीट। तो शायद ये कंप्लीट होगी 10⁻, वही जो मैंने आपको बोला -12 सेकंड्स में, 10⁻−16 सेकंड्स में। तो फिर हमारे पास सिर्फ बचेगा जो टाइप ऑफ रिएक्शंस बेस्ड अपॉन स्पीड, तो फिर वेरी फास्ट रिएक्शंस होंगी दुनिया में। स्लो का तो नामो निशान नहीं होगा, मॉडरेट का तो नामो निशान नहीं होगा, बिकॉज 10⁻23 कोलिजन्स होते हैं पर सेकंड में। तो अगर इतने सारे कोलिजन्स होंगे, वो तो रिएक्टेंट को जल्दी किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट्स में। फिर तो शायद इस टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी एंड वी विल बी हैविंग ओनली वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस। आई बात समझ? लेकिन हम जानते हैं हमारे पास रिएक्शंस मॉडरेट भी है, हमारे पास रिएक्शन स्लो भी है। तो इसके माने क्या हुए? इसके माने ये हुए सर कोलिजन्स इतने सारे होते हैं मगर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो पहला जो यहाँ पर आएगा, पहला हमारा मतलब एक इल्ज़ामी जवाब, नो कोलिजन थ्योरी, हमारी बात सुनो। आप बोलती हो कि कोलिजन ज़रूरी है फॉर प्रोडक्ट फॉर, ठीक है, मगर सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर बना सकते फिर तो इतने सारे कोलिजन्स थे, फिर तो तमाम रिएक्शंस होनी चाहिए थी वेरी फास्ट। मगर हमारे पास मॉडरेट भी है और स्लो भी है। इसका मतलब ये सारे कोलिजन्स नहीं बनाते हैं प्रोडक्ट। और बिल्कुल सही बात है, और सही बात है। और बोलते हैं तमाम कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि वही कोलिजन्स बनाते हैं प्रोडक्ट, वही बनाते हैं प्रोडक्ट जिनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। आप मेरी बात समझे? इफेक्टिव कोलिजन। अब समझे, ऐसी बात मैं समझाऊंगा अपने हाथ से। तो कोलिजन जो है ना, ये इफेक्टिव भी होना चाहिए, बाद में आएगा व्हाट इज इफेक्टिव, लेकिन अभी आप समझे कश्मीरी एग्जाम्पल। कोलिजन ये भी है, कोलिजन ये भी है, कोलिजन ये भी है। तो ये आप बात समझे, सब सोनार की एक लोहार की। तो इसका मतलब 10⁻23 तो होते हैं, लेकिन इसमें से सारे नहीं बनाते हैं, सिर्फ वही बनाएंगे जो कहलाते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। अब सवाल खड़ा होगा, सर अगर आप बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, सर हम किसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, उसके क्राइटेरिया क्या है? तो हम लिखेंगे टॉपिक का नाम यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर टॉपिक का नाम बहुत ही अहम टॉपिक, क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। आखिर अगर 10⁻23 हो रहे हैं हमारे सामने हैं, तो इनमें सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ कुछ बनाते होंगे, जो बनाते होंगे उनका नाम इफेक्टिव कोलिजन्स। आखिर उनका क्राइटेरिया क्या है, किसको हम बोलेंगे इफेक्टिव? तो पहला क्राइटेरिया आएगा, उसको हम बोलते हैं एनर्जी क्राइटेरिया। सर ये क्या क्राइटेरिया है? अब गौर से मेरी बात सुनो। बेसिकली बोलते हैं, ये क्राइटेरिया बोलता है कि वही कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे जिनकी एनर्जी एक खास लेवल तक आएगी। मुझे दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ाने में, क्योंकि फैसल सर ने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ पर एक वर्ड आपने सुना होगा थ्रेशोल्ड आपने सुना होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसीलिए आपको याद रखना है वही कोलिजन्स इफेक्टिव बनेंगे जिनकी एनर्जी एक लेवल तक आएगी, और उस लेवल को बोलते हैं
थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन कोलिजन्स के पास ये एनर्जी होगी वही इफेक्टिव है, वही प्रोडक्ट बनाएंगे, और जिनके पास ये एनर्जी नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से मामला होगा। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के जरिए। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ से एनर्जी है, ये रहा ए और बी, ठीक है ना, आपस में इनको टकराना है, लेकिन इनके पास एक एनर्जी होनी चाहिए नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब ये ऐसे करेंगे ना तो एक एनर्जी बैरियर को उन्हें क्रॉस करना है, यहाँ तक इनको आना है, यहाँ तक, दिस एनर्जी यहाँ तक, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बात आई समझ। तो इसका मतलब ए बी को जब टकराना होगा आपस में, पहले उनको एनर्जी गेन करनी। इसकी एक कश्मीरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको समझ आएगी। कभी आपने मुर्ग बाजी देखी होगी, जब मुर्गे लड़ते हैं तो मुर्गों को लड़ते लड़ते या कुत्तों को लड़ते लड़ते इस बात का एक इम्तियाज़ कभी नहीं कि वो लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए। कभी मुर्गे लड़ते लड़ते पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं, कभी कुत्ते लड़ाई करके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो सेम इज द केस यार, ये ए बी आपस में टकराएंगे लेकिन एनर्जी गेन करते रहेंगे, और यहाँ पर जब इनकी एनर्जी क्या बनेगी, थ्रेशोल्ड, फिर यहाँ पर तो है ये ए बी, और इसके बाद जब ये एनर्जी आएगी दे विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ एनर्जी उनके पास तो होगी लेकिन उनको और चाहिए एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जिन कोलिजन, सपोज इसके पास है, ऐसे देखिए इसके पास एनर्जी नहीं है, ऐसे शायद इसके पास है, इस तरह से ये मामला हो जाएगा और इस तरह से बात आगे जाएगी। और एनर्जी क्राइटेरिया में उन्हीं मॉलिक्यूल्स वही बनाएंगे प्रोडक्ट, वही कोलिजन्स जिनमें एनर्जी होगी इक्वल टू आर मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पहला क्राइटेरिया है। और याद रख लीजिए, जिन मॉलिक्यूल्स के पास ये थ्रेशोल्ड फ्री एनर्जी होगी उन मॉलिक्यूल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे देखिए, वो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम निकालते भी हैं लेकिन यहाँ पर आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको सिंपल रहना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस ETR का मतलब थ्रेशोल्ड, डिवाइड बाय आएगा RT या KT, जो भी आप करेंगे, इट इज ETR बाई KT। वैसे KT लिखा है, KT यहाँ पर आना चाहिए, KT इट इज बोल्ट्ज माइनस कांस्टेंट, ETR बाई KT। तो ये है वो नंबर उन मॉलिक्यूल्स का जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। ये फार्मूला है, तो ये आप याद कर लीजिए। दिस इज द फार्मूला, एक्सपोनेंशियल माइनस ETR बाई KT। ये इनके पास होनी चाहिए ये एनर्जी, और तब जाके इनका नंबर ये आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये उनका नंबर है। तो ये जो है ये रिलेशन, ये आपको देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। अब अगर ये हो गया, लेकिन दूसरा फैक्टर भी हमारे पास है, वो फैक्टर ये रहा, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ओरिएंटेशन फैक्टर, बी केयरफुल, बहुत ही अहम मामला है। इसको हम दिखाते हैं P से, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो सर अब दूसरा फैक्टर कहाँ, अब तो एनर्जी भी आ गई, अब क्या चाहिए, नहीं, अब गौर से मेरी बात सुन लो। एक तो हो गया एनर्जी तो होनी चाहिए थ्रेशोल्ड, दूसरा ओरिएंटेशन। देखिए मेरे हाथ ऐसे हैं, तो अगर मुझे हाथ ताली बजानी है तो क्या मैं ऐसे बजाऊं, आप देखिए ऐसे, नहीं सर ये तो नहीं चलेगा। ताली बजानी है ना तो सर देयर मस्ट बी गुड ओरिएंटेशन, या मैं ऐसे बजाऊं, जो वो हो पकड़ चोरन, तो क्या ऐसे बजाऊं सर, नहीं सर अच्छा ऐसे लगे। तो एनर्जी के साथ साथ जो दो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी ओरिएंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई मिसिंग, ये मिसिंग हो गया तो कोलिजन विल नॉट बी इफेक्टिव। ये मिसिंग हो गया एनर्जी होने के बावजूद भी, फिर ये भी नहीं होगा। देखिए मैं इसके एग्जांपल आपको समझाता हूँ। एग्जांपल ये रही, मेरे पास है मॉलिक्यूल ऐसे, इट इज N, इट इज O, इट इज O, इट इज NO2। मैं इसको मिलाता हूं एक और NO2 के साथ, ONO। अब मसला है कि एनर्जी इनकी थ्रेशोल्ड तो है, लेकिन सर ओरिएंटेशन, तो ऐसे होनी चाहिए इनकी ओरिएंटेशन, तब जाके बनेगा प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे। तो इसको बोलूंगा मैं इट इज गुड ओरिएंटेशन, इट इज गुड ओरिएंटेशन, तो प्रोडक्ट बनेगा N2O4 बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा मामला ऐसे कर दूं,
उस पर आपको हंसी भी आएगी थोड़ी सी। आप देखिए मेरे पास NO है, ठीक है, ये NO है, इसको मैंने जोड़ दिया एक और NO, मगर कुछ क्या गई गोबर, अगर ऐसे होगा, ऐसे देखिए, ऐसे, तो ये गुड ओरिएंटेशन है, लेकिन ये तो गुड नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये ऐसी बात होगी, आपको किसी के सलाम करना है, हैंड शेक करना है तुम्हें किसी के साथ, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। बात आई समझ? तो ऐसे करेंगे आप, पहले मोहब्बत होनी चाहिए, पहले इज्जत होनी चाहिए, तभी तो करेंगे हैंडशेक। इज्जत का मतलब एनर्जी क्राइटेरिया ये तो है, उसके बाद ओरिएंटेशन। या वो ऐसे हाथ लाएगा और आप ऐसे करेंगे, या आप ऐसे करेंगे पीछे से ऐसे, या ऐसे करेंगे, बात आई समझ? नहीं सर, देयर मस्ट बी गुड ओरिएंटेशन, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। और इस पी को भी लेना है अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ, जब तक ये दोनों फैक्टर्स आपके पास नहीं होंगे, अच्छी सी एनर्जी और अच्छी सी ओरिएंटेशन, तब जाके कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं बनेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे लास्ट में हम क्या करेंगे, खुद देखिए, गौर से देखिए और बहुत अच्छी बात सुने, तो आप समझ गए व्हाट इज ओरिएंटेशन। वैसे भी आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है व्हाट इज ओरिएंटेशन का मसला। अब देखिए ये रहा हमारे पास सारा जो मसला था, ये दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड दे वर 10⁻23। अब मैं खुद बोलता हूं कि सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव वही है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है, इफेक्टिव वही है जिनको प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो तुम्हें क्या करना है, इन 10⁻23 में से कैसे निकल के आएंगे वो कोलिजन्स जो इफेक्टिव है, तुम्हें इस टर्म को मल्टीपल करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा मल्टीपल एनर्जी फैक्टर से, फिर मल्टीपल करने का ओरिएंटेशन फैक्टर से। तो ऐसे पहले मल्टीपल होगा इससे, एक्सपोनेंशियल -ETR डिवाइड बाई KT, इससे मल्टीपल करो इसको। तो ये जो फैक्टर है, ये कौन सा फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर, ये इन कोलिजन्स में से उन कोलिजन्स को निकल के लाएगा जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी। तो क्या वो रहेंगे, क्या ये फिर नंबर वही रहेगा? नहीं, शायद अगर ये सपोज अगर ये 100 है सपोज, तो ये जब इससे मल्टीपल होगा तो इस 100 में से शायद इससे बाहर निकलेंगे सपोज जो इफेक्टिव होंगे, शायद वो 60 ही होंगे जिनमें एनर्जी क्राइटेरिया फॉलो होता है, जिनमें एनर्जी है थ्रेशोल्ड। इसके बाद मल्टीपल करना है P ओरिएंटेशन फैक्टर, वो इन 60 से और लाएगा बाहर, किनको, ओरिएंटेशन वालों को। शायद फिर 60 से निकल के शायद हम 30 में आ जाए, और 30 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे रहेंगे जिनमें दोनों फैक्टर्स काम करेंगे। तो 100 से कहाँ पर आ गए, 100 से 30 पर आ गए। तो इसका मतलब जब इस पर चढ़ेंगे ये दोनों, तो ये जाता है, ये कमज़ोर होता है, ये कम होके कभी कभी ये 10⁻8 जाता है, कभी कभी 10⁻6 तक जाता है। अब मुझे बोलिए तो कितने जो नंबर है, पहले कितना था नंबर ऑफ कोलिजन्स 10⁻23, अब कितना है 10⁻8, क्योंकि इस टर्म ने और इस टर्म ने इस नंबर पर हमला कर दिया और इस नंबर से उन्हीं को बाहर लाया जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है और जिनकी प्रॉपर एनर्जी है। बात आई समझ? और इस तरह से फिर ये नंबर आगे जाएगा और यही नंबर डिसाइड करेगा द रेट ऑफ रिएक्शन। जो ये नंबर कम है ना, इसका मतलब जो रिएक्शंस होंगी हमारे पास, मोस्टली 90% रिएक्शंस हमारे पास जो है वो मॉडरेट है। अगर सिर्फ ये नंबर काम करता पूरा, फिर तो वेरी फास्ट होता सारा, लेकिन ये नंबर काम करता है तो हमारे पास मॉडरेट रिएक्शंस सबसे ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ ताकि आपको और बात समझ में आ जाए। ये ऐसे होता है कि जैसे नंबर आपके पास है, सपोज 5 मिनट के लिए यहाँ सामने किसी लड़की की शादी करनी है और सामने 100 लड़कियाँ हैं और उसको बोलते हैं कि आप चॉइस कर लो शादी में। तो वो पहला रूल अपना बोलता है, मैं इनमें से उसी लड़के से शादी करूँगा जो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होगी। तो शर्त तो खतरनाक है, उसूल तो खतरनाक है। अब 100 में से क्या सारी लड़कियाँ क्वालिफाई करेंगी? नहीं सर, शायद उसमें 60 आएंगी बाहर जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। अब दूसरी शर्त लगाई लड़के ने, अब मैं शादी उससे करूंगा जिसकी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच। एक खतरनाक रूल और हो गया, तो इस 60 से भी निकलेंगी बाहर जो पीजी भी होगी और 5 फुट 6 इंच की भी होगी, शायद वो 15-20 होंगी। तो जितना जितना तुम मल्टीपल करोगे ना अपने उसूल नंबर 1, उसूल नंबर 2, इतना ही ये नंबर कम होता जाएगा। बात आई समझ? तो इस तरह से हमारे पास लास्ट टाइम बनता है ये मामला, इसीलिए
वी हैव मोस्टली मॉडरेट रिएक्शंस इन आवर मतलब डे टू डे लाइफ, वेरी फास्ट नहीं। और ये नंबर नहीं रहेगा पूरा, बल्कि ये नंबर रहेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल करके जो हमारे पास आएंगे ये कोलिजन्स, यही बनेंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। इसके साथ ही मैं बोलता हूँ एक कंसेप्ट जल्दी से, और वो आपको समझ आएगा जल्दी से, वो इसी का पार्ट है, वो ये रहा, वो पार्ट ये रहा। तो टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही आसान टॉपिक, 2 मिनट का खेल है। इसको हम बोलते हैं ई और नीचे ए, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए, ऐसे देखिए, ये तो हो गई एनर्जी यहाँ से इंक्रीज, और ये रहा ए और बी जिनको मिलना है, और मिल के उनको जाना है हाई एनर्जी पर, और यहाँ से वो चढ़ गए इधर, यहाँ मिल गई थ्रेशोल्ड, फिर कन्वर्ट हो गई टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेकिन आप देखिए पहली थोड़ी सी एनर्जी ए और बी के पास है, ऐसी एनर्जी है ना, तो आप देखिए थोड़ी सी एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी तो है इनके पास, लेकिन इतनी एनर्जी से काम नहीं चलेगा, इसे तो काम नहीं चलेगा। जाना है तो उधर जाना है, कहाँ जाना है, ETR पर जाना है, ये थ्रेशोल्ड पर जाना है। इसका मतलब थोड़ी सी असिस्टेंस बाहर से होनी चाहिए, यार कुछ दे दो यार हमें, हमारे पास है। जिस तरह आप बोलते हैं ना एक्टिवेट करना किसी सिम को, तो सिम तो पूरा बना हुआ है, सारा मामला है, फिर उसमें डालना पड़ता है, कोई एक टोकन डालना पड़ता है जिससे वो एक्टिवेट हो जाए। बाकी तो सिम बना हुआ है, सारा बना हुआ है, बस उस टोकन के डालने की देर है। सेम इज देखिए शेयर, यहाँ एनर्जी थोड़ी सी है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी, इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए, जितनी एनर्जी आप उसको देंगे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, ताकि एनर्जी क्या बने लास्ट में, ETR। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दोगे उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब एवरेज एनर्जी से ज़्यादा जो तुम एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे रिएक्टर मॉलिक्यूल्स को, ताकि उनकी एनर्जी बने थ्रेशोल्ड और वो बनाएंगे प्रोडक्ट, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ जो ETR है, ETR किसके बराबर है, एक तो ETR में आएगा ये E एक्टिवेशन एनर्जी, और साथ में आएगी एवरेज एनर्जी। एवरेज तो है इनके पास, लेकिन ये देनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा। तो E किसके बराबर होगा फिर लास्ट में, E बराबर होगा ETR माइनस एवरेज, इसको मिलेगा E एवरेज। इसके लिए ये फार्मूला आपको बनेगी एक्टिवेशन एनर्जी। बात आई समझ? तो कुछ बातें हो गई आज, बहुत ही अच्छी सी बातें इस काइनेटिक्स के चैप्टर में, तो होपफुली आपको समझ भी आया होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो दूसरे किसी टॉपिक पर होगी, और इस टॉपिक को हम उसके साथ फिर जोड़ेंगे। बात आई समझ? तो नए टॉपिक में आपसे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। आज हम आ गए खास चीज़ पर, एक तो हमने आज पढ़ी है कोलिजन थ्योरी, और तो हमने पढ़ी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और साथ में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंशाल्लाह एक नया लेक्चर होगा, इसको जोड़ के वहाँ जोड़ेंगे इसको उसके साथ, उस लेक्चर में आपसे बात होगी। जब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है जी।